आज हम लोग सेक्शन 3 BSA और सेक्शन 5 ऑफ IEA के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम और IEA जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सेक्शन 3 जो है वो उसके, और दूसरा जो है सेक्शन 5 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके विषय में चर्चा करेंगे, जो बात करता है एविडेंस कहाँ कहाँ दिया जाएगा। ठीक है, एविडेंस के विषय में उसकी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो एक बात बता दूं कि मैं दोनों सेक्शन जो दिए हुए हैं वो दोनों सेक्शन एकदम सिमिलर हैं, वर्ड बाय वर्ड सिमिलर है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो कोई एक भी सेक्शन आप पढ़ लें, या तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पढ़ लें या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ लें, तो दोनों सिमिलर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो आगे हम शुरुआत करते हैं दोनों के सेक्शनों में क्या अंतर आता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये दोनों कहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, चैप्टर में सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पार्ट 2 में है। ठीक है, पार्ट 2 के चैप्टर 2 में दिया गया है। और ये भारतीय सेक्शन 5 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये पार्ट 1 के चैप्टर 2 में दिया गया है। ठीक है, ये दोनों का चैप्टर तो सेम है, पार्ट अंदर आता है। ठीक, तो ये दोनों का ऐसा है। अब आगे इसके सेक्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर आता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या कहता है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। एविडेंस कहाँ पर दिया जाएगा, तो फैक्ट इन इशू के लिए दिया जाएगा या रिलेवेंट फैक्ट के लिए दिया जाएगा। रिलेवेंट फैक्ट के लिए दिया जाएगा या फैक्ट इन इशू के लिए दिया जाएगा। तो फैक्ट इन इशू एक वर्ड बनता है और एक दूसरा चीज़ जो होता है फैक्ट होता है। इन दोनों का डिफिनेशन जो है सेक्शन 2 में दिया गया है। इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि क्या है दोनों। तो कह रहा है कि साक्ष्य जो दिया जाएगा वो किस संदर्भ में दिया जाएगा या किस चीज़ के लिए दिया जाएगा। तो जो फैक्ट इन इशू, जो वाद कोर्ट में लंबित है, उसके लिए या तो साक्ष्य दिया जाएगा, या उससे कोई रिलेटेड फैक्ट है तो उससे रिलेटेड फैक्ट के लिए ये एविडेंस दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में, फॉर एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस फॉर एनी फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसके के लिए भी। ठीक है, एंड सच अदर फैक्ट्स में बी हियर डिक्लेयर टू बी रिलीवेंट, और कोई ऐसा फैक्ट जो रिलीवेंट हो, डिक्लेयर किया गया हो कि रिलीवेंट है, तो उसके के लिए वो एविडेंस दिया जाएगा। एंड नो अदर्स, और किसी के लिए, और बाकी किसी के लिए नहीं दिया जाएगा, और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी किसी चीज़ के लिए ना दिए जाने का मतलब वो एडमिसेबल एविडेंस ना हो, वैसे एविडेंस को नहीं देने की आवश्यकता है। ठीक है, सेक्शन 5 ये भी कहता है कि एंड ऑफ नो अदर्स का मतलब एडमिसेबल इन एविडेंस जो नहीं है, जो एविडेंस एडमिसेबल नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आएगा, वो एविडेंस कोर्ट के अंदर मतलब क्या किया जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन से आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी। एक तो फैक्ट इन इशू क्या है, ठीक है, एक फैक्ट और एक फैक्ट इन इशू। ठीक है, दोनों को हम लोग फैक्ट इन इशू, ठीक, दोनों को भी हम लोग डिफिनेशन वाइज देखेंगे सेक्शन 2 से। इलस्ट्रेशन में देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विथ ए क्लब विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ए क्या करता है, बी को मारने का प्रयत्न करता है बाय बीटिंग हिम,
मारता है किससे, चीज़ से मारता है, क्लब से। क्लब जो होता है वो लकड़ी का एक मोटा सा गट्ठल कह सकते हैं, जैसे बैट टाइप का होता है ना, बैट या हॉकी स्टिक जो मोटा जिससे मारा जा सके, तो उसको कहते हैं, ठीक है, वुडन स्टिक कह सकते हैं उसको। तो विथ इंटेंशन टू कॉजिंग हिज डेथ, उसका इंटेंशन क्या था ए का, कि बी को हम पूरी तरीके से जान से मार दें, ठीक है। तो अब इसमें फैक्ट इन इशू क्या आता है, ए बीटिंग बी विथ द क्लब, क्या ए ने बी को क्लब से मारा, लकड़ी के कट्टे से मारा। दूसरा, एज कॉजिंग बीज डेथ बाय द सच बीटिंग, क्या ए उस जो क्लब से मारा क्या उसी से बी की मृत्यु हुई, ठीक है, या किसी अदर चीज़ से मृत्यु हो गई, ठीक है। ए का इंटेंशन, एज इंटेंशन टू कॉज ऑफ बी डेथ, क्या ए का इंटेंशन कोई था कि कॉज मतलब डेथ हो जाए बी का, या सिर्फ वो ऐसे ही मारना चाहता था, ठीक है। 3 चीज़ें आती है, तो ये क्या हो गया, 3 चीज़ें जिससे प्रूफ होगा बी ए का मर्डरर है या नहीं, ठीक है। ये 3 चीज़ें, ये फैक्ट इन इशू हो गए। अब इस फैक्ट इन इशू के साथ रिलेवेंट फैक्ट भी वर्क करेंगे, ठीक है। रिलेवेंट फैक्ट किस तरीके से काम करेंगे कि ए से बी का कोई मतभेद पहले था, ए से बी का कोई विवाद चल रहा था या नहीं चल रहा था, या बी ने किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन किया था ए के थ्रू, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। क्या ए मेंटली इल था, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। कैरेक्टर ऑफ ए एंड बी, ये भी क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे, तो उससे सापेक्ष भी एविडेंस दिया जाएगा। और ये जो मुख्यतः जो बातें इशू आ रही है वो फैक्ट इन इशू हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 5 है आईईए का, वो सेम टू सेम ही है, ठीक है, सेम टू सेम है इसका 5 का, और इलस्ट्रेशन भी दोनों का सेम है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चूँकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके जो सेकंड चीज़ें हैं, फैक्ट का डिफिनेशन। तो फैक्ट का डिफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि तो जो फैक्ट का डिफिनेशन है वो यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे तो सेक्शन 2 में, क्योंकि जितने भी डिफिनेशन हो वो वहाँ सेक्शन 2 में डाल दिया गया, ठीक है, बीएसए में। और यदि आईईए में देखें, भारतीय एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो यहाँ पर सेक्शन 3 में ये डिफिनेशन दिया हुआ था फैक्ट का। तो फैक्ट का डिफिनेशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है, फैक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स का मतलब अर्थ रखता है, और किस चीज़ को इंक्लूड करता है, तो एनी थिंग्स, किसी भी चीज़ को, स्टेट ऑफ द थिंग्स, किसी भी थिंग्स के स्टेट को, और रिलेशन ऑफ द थिंग्स, किसी भी थिंग्स के रिलेशन को, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिसको परसीव्ड किया जा सके, ठीक है, उसको हम फैक्ट कहेंगे। इंद्रियों के द्वारा, सेंस के द्वारा जिसको हम परसीव्ड कर सके किसी भी थिंग्स को, किसी के स्टेट ऑफ एनी थिंग्स को, या स्टेट ऑफ द थिंग्स को, या थिंग्स के रिलेशन को, एक थिंग्स के दूसरे थिंग्स का रिलेशन जो होता है उसको, तो हम उस सारी चीज़ों को वो फैक्ट कहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियसनेस, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो मेंटल कंडीशन होगा, चेतना का, कॉन्शियसनेस का, ठीक है, उसको भी हम फैक्ट कहेंगे। क्योंकि कई जो फैक्ट इन इशू आते हैं वो मेंटली इल की वजह से कोई भी ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ें हो जाती है, वो अपने होशो हवास में नहीं रहता, कहा जाता है ना, होशो हवास में ये नहीं था इसलिए ये कांड हो गया, ये ऑफेंस हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो मेंटल कंडीशन जो होगा वो भी एक फैक्ट ही है। अब इसको इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन में, दैट, ठीक है, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अरेंज्ड है किसी भी सर्टेन ऑर्डर में और सर्टेन प्लेस पे, तो उसको भी हम फैक्ट के रूप में मानते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ए फैक्ट, ठीक है। दैट्स ए मैन हर्ड और सा समथिंग इज ऑल्सो ए फैक्ट, ठीक है, कोई भी आदमी कुछ चीज़ों को देखा, ठीक है, या सुना, वो भी फैक्ट ही है।
मैन सेड अ सर्टेन वर्ड इज़ ऑल्सो ए फैक्ट, ठीक है, आदमी कोई कुछ वर्ड बोल रहा है वो भी फैक्ट है, ठीक, वो भी फैक्ट कहलाएगा। अ मैन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, ठीक है, एक्ट इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, और यूजेज अ पार्टिकुलर वर्ड इन ए पार्टिकुलर सेंस, और इज और वाज ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियसनेस ऑफ द पार्टिकुलर सेंसेशन इज ऑल्सो ए फैक्ट। कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का ओपिनियन रख रहा है वो फैक्ट है। यदि इंटेंशन रख रहा है, किसी एक प्रकार का इंटेंशन रख रहा है तो वो भी फैक्ट है। एक्ट इन ए गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, कोई काम गुड फेथ में कर रहा है या फ्रॉडुलेंटली कर रहा है तो वो भी फैक्ट है, ठीक है। पार्टिकुलर वर्ड को यूजेस कर रहा है पार्टिकुलर सेंस में, ठीक है, जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में किसी पार्टिकुलर वर्ड का यूज़ कर रहा है तो वो भी फैक्ट है। और इज़ और वाज ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियसनेस ऑफ पार्टिकल सेंसेस, स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियसनेस के समय में पार्टिकुलर सेंसेशन का प्रयोग किया तो वो भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्ट कहे जाएंगे। लास्ट है ई नंबर, द मैन हैज़ ए सर्टेन रेपुटेशन इज़ ए फैक्ट, ठीक है, किसी भी आदमी का एक रेपुटेशन जो सोशल रेपुटेशन होता है वो भी फैक्ट है। तो ये जो पाँचवा है ये सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इलिस्ट्रेशन में। बाकी इसको BSA से, ठीक है, इस वाले को हटा दिया गया, ठीक है। ई नंबर ऑप्शन को जो इलिस्ट्रेशन का है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से इसको हटा दिया गया है इलिस्ट्रेशन से। बाकी सब फैक्ट का जो डिफिनेशन है वो सेम है। आगे देख लेते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या कहता है? तो फैक्ट इन इशू द एक्सप्रेशन द फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है, क्या इंक्लूड्स करेगा? एनी फैक्ट्स फ्रॉम विच आइडियर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, स्वयं में जो कोई फैक्ट हो या किसी अदर फैक्ट्स के साथ रिलेट कर रहा हो, ठीक है। द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंस ऑफ एनी राइट्स, किसी भी राइट का नेचर एंड एक्सटेंशन, लाइबिलिटीज़ का या डिसलाइबिलिटीज़ का, ठीक है। एसर्टेड और डिनाइड इन ए सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में एसर्टेड किया गया, स्वीकार किया या डिनाइड किया गया, वो क्या होगा? फैक्ट होगा। नेसेसरीली फॉलोज किस तरीके से करेगा वो एक्सप्लेनेशन में बताता है, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट जो खुद से कनेक्ट हो रहा हो या अदर फैक्ट से कनेक्ट हो रहा हो, जो एग्जिस्टेंस में हो या नॉन एग्जिस्टेंस हो, या नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट की बात हो, लाइबिलिटी हो या डिसलाइबिलिटी हो, ठीक है। एसर्टेड और डिनाइड इन ए सूट में एसर्टेड या डिनाइड, सूट या प्रोसीडिंग में क्या होगा? एसर्टेड होगा या डिनाइड होगा। नेसेसरी फॉलोज कैसे किए जाएंगे? व्हेनेवर, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? व्हेनेवर अंडर प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग द फोर्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर के दौरान एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स, कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड्स क्या कर रहा है? द फैक्ट इन इशू ऑफ द फैक्ट को रिकॉर्ड यदि कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट ऑफ इशू को रिकॉर्ड किया जाता है ना कोर्ट में, तो वो जब रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई भी फैक्ट यदि स्वीकार किए जा रहे हैं या डिनाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, इन आंसर, ठीक है, आंसर के रूप में, तो सच इशू इज़ ऑल्सो ए फैक्ट इन इशू, ठीक है। कोई भी बात इशू ऑफ द फैक्ट आया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट आएंगे तो वो या तो स्वीकार किए जाएंगे या तो डिनाइड किए जाएंगे। तो ये जो स्वीकृति हो रही है, असर्टेड किया जा रहा है, ठीक है, या फिर डिनाइड किया जा रहा है, तो ये भी एक फैक्ट इन इशू होगा, ठीक है। अब इसको इलिस्ट्रेशन से भी थोड़ा देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशंस में क्या कहता है। तो इलिस्ट्रेशन में कहता है जैसे ए इज़ कॉज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ठीक है, एक्यूज्ड, ठीक है, ए क्या है? एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए बी के मर्डर का एक्यूज्ड बना, ठीक है। एट द ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू, ये क्या हो सकते हैं? फैक्ट इन इशू होगा। दैट ए कॉजेज बीज डेथ, क्या ए ने ही बी को मारा? पहला चीज़। ए इंटेंशन टू कॉज द बी डेथ, बी के डेथ का इंटेंशन क्या था? किस इंटेंशन से? चूँकि कोई भी ऑफेंस होता है तो उसके पीछे का इंटेंशन मोटो देखा जाता है, ठीक है। तो ए के
इंटेंशन क्या था बी को मारने का, दूसरा फैक्ट इन इशू बनेगा। तीसरा, ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या बी से उसको ग्रेव एंड प्रोवोकेशन सडन प्रोवोकेशन मिला था, क्या रिसीव किया था, इस वजह से तो कहीं नहीं मारा। ठीक है। दैट ए एट द टाइम डूइंग दिस एक्ट विच बी कॉजेज डेथ, जब बी का डेथ हो रहा था ए के द्वारा, ठीक है, तब वाज बाई रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, ए के द्वारा जब बी की हत्या हो गई, ठीक है, जिस टाइम हो रही थी, तो वो क्या ए अनसाउंड माइंड में था या इनकेपेबल टू नोइंग द नेचर, या उसको ये नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ उसके द्वारा बी की हत्या हो जाएगी या मर जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट इन इशू हो, और ये सारे जो होंगे रिकॉर्डेड होंगे इसी फैक्ट इन इशू का। ठीक है, तो इसको जांचा जाता है। तो सेक्शन 5 में, ठीक है, 3 चीज़ों हम लोगों ने देख लिया सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, एविडेंस कहाँ कहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 5 क्या कह रहा है, एविडेंस किस किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे, तो कहाँ कहाँ से, फैक्ट इन इशू के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और रिलीवेंट फैक्ट के लिए, फैक्ट इन इशू के लिए और रिलीवेंट फैक्ट के लिए 2 जगह एविडेंस दिए जाएंगे, 2 चीज़ों के लिए एविडेंस दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, फैक्ट को और फैक्ट इन इशू को हम लोगों ने समझ लिया सेक्शन 2 से, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 में फैक्ट और फैक्ट इन इशू दिया हुआ है, उसके डिफिनेशन को हम लोगों ने समझ लिया। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे सेक्शन का परिचर्चा करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो दोनों सेक्शन सेम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये जो सेक्शन 5 है वो पूरी तरीके से सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी एक सेक्शन आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरी तरीके से क्लियर रहेगा। ठीक है, सेक्शन का नंबरिंग में सिर्फ अंतर है, बाकी कंटेंट्स जो है उसके सेम है। ठीक है, थैंक यू।